Welcome back everyone on RP Academy. So this is the second lecture of Basics of Agriculture. Sorry हम थोड़ा सा डिले थे इसके लिए because we were arranging something. So अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था अबाउट द एग्रीकल्चर डिफरेंट ब्रांचेस हम देख चुके हैं एक टाइमलाइन कैसे हमने चीज़ों को इवॉल्व करा इंडियन एग्रीकल्चर के साइलेंट फीचर्स देख चुके हैं इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की हमारे लिए कौन कौन से रेवोल्यूशंस हुए हमने इतना अभी तक देख लिया नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स सो बेसिकली एग्रोक्लाइमेटिक क्लाइमेटिकल जोन्स क्या होते हैं इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एक क्रिएट होता है बिकॉज हम बहुत बड़ी कंट्री है एक साइड पे हमारे कोस्टल रीजन आता है एक साइड पे हमारे पास रिवर्स बहुत ज़्यादा है एक साइड पे हमारे पास आपका हिमालयन रीजन है जो कि स्नोई है तो उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जोन्स क्रिएट होते हैं हमारे पास वैलीज मिलती हैं आपको हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ बेज ऑफ बंगाल अरेबियन सी इनका रीजन मिलता है तो इसी से हम डिफरेंट डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स देखते हैं सो बेसिकली 15 मेजर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में हमारा इंडिया डिवाइडेड है वैसे होते हैं अराउंड 166 बट हमने उसे मेजरली डिवाइड कर रखा है लाइक फॉर द एरियाज वी आर डिवाइडेड हाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अवर इंडिया सो हियर वी गो द फर्स्ट इज वेस्टर्न हिमालयन रीजन तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा एंड फिर विल रीड इट आउट सो दैट आपको बेटर पता चले वेस्टर्न हिमालयन रीजन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड के हिल्स जो होते हैं उन्हें कवर करते हैं हमने देखा है जम्मू कश्मीर में हमें ढेर सारे स्नो कवर्ड पीक्स मिलते हैं जो कि हम डिफरेंट ट्रैक्स पे लोग जाते हैं डिफरेंट हमारे पिलग्रिमेज वहाँ बने हुए हैं जैसे कि हमें पता चलता है वहाँ पे स्नो है वहाँ पे पहाड़ हैं वहाँ पे वैलीज क्रिएट होती है ये वैली है ये आपका पीक्स है ये आपकी रिवर है जो पेरिनियल रिवर होती है ये ग्लेशियर के मेल्टिंग से बहती है तो दीज रिवर्स आर completely on the melting of the glaciers एंड रेनफॉल जो इस एरिया में होते हैं अब जो क्योंकि ये माउंटेन्स है तो इनकी एक सॉइल की कैटेगरी भी होगी कि लैंड कैसी होनी चाहिए तो माउंटेनियस लैंड है माउंटेनियस लैंड जिसमें स्टीप स्लोप्स हैं स्लोप्स बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई है जिन्हें हम कहते हैं स्नोई पीक्स है जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं एंड द फॉरेस्ट कवर्स जो कि हरा हरा आपको दिख रहा है ये फॉरेस्ट कवर्स है फॉरेस्ट ग्रास दोनों कवर्स होते हैं यहाँ पे वेदर समर यहाँ पे माइल्ड होता है विंटर्स यहाँ पे बहुत कोल्ड होते हैं तो आप ये मान के चलिए कुछ चीज़ें विंटर्स में उगाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इतनी ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग यहाँ पे नहीं करी जाएगी सो अगर फार्मिंग के लिए अगर देखें तो यहाँ पे ऑर्किड सबसे बेटर होता है एप्पल का हुआ एप्रिकॉट का हुआ आपका आलमंड का हुआ वॉलनट का हुआ आपको यहाँ पे सैफरन मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है एंड यहाँ पे राइस भी उगाया जाता है राइस कैसे उगाएंगे हम क्योंकि एक ये वैली है जहाँ पे हमारे पास रिवर है तो हम एक पैडी फील्ड बना सकते हैं एंड राइस यहाँ पे उगा सकते हैं जैसे कि ये खड़ी चढ़ाइयाँ है यहाँ पे हम मेज़ उगा सकते हैं मेज़ यानी आपके भुट्टा ठीक है तो अब हम इसे पढ़ते हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन लोकेशन एंड टोपोग्राफी द वेस्टर्न हिमालयन रीजन कवर्स जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड द हिल्स ऑफ उत्तराखंड जो कि मैंने आपको बताया था इट हैज स्नो कवर्ड पीक्स डाइसेक्टेड टोपोग्राफी किस लिए होगी क्योंकि हम ये मानते हैं जो हिमालयन रीजन है दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनी लाइक टू टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराई थी तो उससे एक वी शेप स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ जिसे हम हिमालयन रीजन कहते हैं एक लेमैन टर्म जो आपको बताया जा रहा है स्टीप स्लोप्स है क्योंकि ये हिमालयन हिल्स हैं तो स्टीप स्लोप होनी होनी है पेरिनियल रिवर एवरग्रीन एंड डेसिडस फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड थिन कवर ऑफ सॉइल ऑन अंडुलेटिंग स्लोप्स अब जो सॉइल आपको थिन कवर क्यों मिलती है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रॉक्स ज़्यादा है इस चीज़ से आप समझिए इसलिए आपको सॉइल कंटेंट ज़्यादा मिलेगा रॉकी कंटेंट ज़्यादा सॉइल कंटेंट कम मिलेगा रॉकी कंटेंट ज़्यादा मिलेगा now we are going to the climate there is a micro level variation in the temperature and rainfall
इट शोज ग्रेट वेरिएशन इन रिलीफ। माइक्रो लेवल वेरिएशन यहाँ पे होते हैं टेम्परेचर में, जिसकी वजह से रेनफॉल होता है यहाँ पे। समर्स को अगर हम देखें तो माइल्ड होते हैं, एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। एंड विंटर्स को अगर हम एक्सपीरियंस करें तो सीवियर कोल्ड कंडीशंस होती हैं। जनवरी जिसका एक एवरेज टेम्परेचर हम मानते हैं 0 डिग्री से -4 डिग्री होता है। द लोअर टेम्परेचर स्नोइंग एंड इंक्लीमेंट वेदर इन द विंटर्स हिंडर्स द इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बताया था। जब ठंड ज़्यादा होगी और स्नो ज़्यादा पड़ेगी तो उस टाइम पे आपके पास इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होगा, आप ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। नाउ agriculture activities in this region are largely confined to the valleys, Kashmir, Dun and Chamba, river terraces and gentle slopes of Khadi tracts. Rice in the valley floor and maize in the hilly region are areas dominate the Kharif land use. जो कि मैंने आपको समझाया था इस इमेज में कि एक ये वैली है, यहाँ रिवर है, तो नीचे हम पैडी फील्ड बना सकते हैं। जो स्लोप्स हैं उन पे मेज़ खड़ी हो सकती है, मेज़ को हम कर सकते हैं बिकॉज दे डोंट नीड अ लॉट ऑफ सॉइल फॉर दैट। ठीक है। नाउ वी कैन सी द बार्ले, व्हीट, ओट एंड पीज आर सोन इन अक्टूबर। इन सम एरिया शोज अ शंटेड ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक लो पॉइंट पर होती है क्योंकि विंटर्स की वजह से इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती है एंड टेम्परेचर जनरली गोज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। Freezing point, that is -0 degree. The agroclimatic region in this region is well known for the cultivation of orchids, the apple orchids of Sopor, Srinagar and Baramulla, Kashmir. तो ये तीन एरिया जो अब में है, स्नोपोर, श्रीनगर एंड बारामूला, ये कश्मीर के इलाके हैं। कुल्लू मनाली, शिमला, खरगा ये हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं। रानीखेत एंड अल्मोड़ा आर ऑल्सो फेमस ऑल ओवर द कंट्री। तो आप ये मान के चलिए एप्पल कहाँ से आएगा। एप्पल हमेशा कश्मीर एंड ठंडे रीजन से आता है। कभी भी आपने राजस्थान का एप्पल नहीं देखा होगा, ना ही आपने मध्य प्रदेश का एप्पल देखा होगा। अपार्ट ऑफ दैट द एप्पल अपार्ट ऑफ द एप्पल्स, यहाँ पे एप्रिकॉट आपको मिलेगा, आलमंड मिलेगा, वॉलनट मिलेगा, लीची मिलेगा, लोकावट मिलेगा, चेरी मिलेगी एंड पीच, पियर्स एंड द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सैफरन, जो कि मैंने आपको बताया तो सैफरन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम एक पहाड़ के ऊपर गए तो यहाँ पे आपके पास grasses भी होंगी। So the high altitude alpine pastures situated above 2000 meter are locally known as dogs and margs are utilized by Gujars, Bakaval and Gaddis। ये वहाँ के लोकल लोग हैं जिनको उनको नाम दे रखे हैं। वो यहाँ पे अपनी शीप, गोट्स, कैटल एंड हॉर्सेस को लेकर जाते हैं उनकी रेयरिंग के लिए। वहाँ पे वो चरती हैं, उनका डिफरेंट यूज होता है, माइट बी फॉर द मीट पर्पस, फॉर द अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी वहाँ से लिए जा सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हमारा सेकेंड रीजन जो है हमारा ईस्टर्न हिमालयन रीजन। वेस्टर्न हमने देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड को अगर हम इन शॉर्ट आपको मैं समझाना चाहूँ तो जितना भी नॉर्थ ईस्ट का आपका हिल्स रीजन है ये उसे कवर करता है। नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स इसके अंदर आती है मैक्सिमम। एंड इन रीजन का ये खासियत है, जो इनकी हिल्स है, इनके हिल्स पे आपको स्नोफॉल नहीं देखने को मिलता। अगर स्नो नहीं है तो ये मान के चलिए यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होगा, जो कि हम देखते भी हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में रेनफॉल, इन स्टेट्स में रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है। दे आर वेरी क्लोज टू साइक्लोन रीजन्स ऑल्सो। सो इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ अबाउट द ईस्टर्न हिमालयन रीजन। नॉर्थ ईस्ट की पूरी स्टेट्स कवर करता है। जो लैंड होती है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे स्नो नहीं है तो बहुत ही रफ अनइवन आपको यहाँ पे एक कर देकर टोपोग्राफी कंडीशन मिलेगी। वेदर यहाँ पे वार्म होता है, बहुत बारिश आपको दिखेगी। बारिश अराउंड अराउंड 200 से 400 सेंटीमीटर तक आपको बारिश देखने के लिए मिलती है। शिफ्ट इन कल्टीवेशन यहाँ पे देखा जाता है, जिसको जूमिंग कहते हैं। अब जूमिंग जो है आपकी, ये एक इमेज है, ये आपकी जूमिंग की इमेज है। ये इन्होंने एक एरिया है, इस एरिया को इन्होंने जलाया है। जलाने के बाद इन्होंने यहाँ पे अपनी क्रॉप्स को उगाना शुरू करा है। ये एक प्रोसेस है जिसको आप आगे देखेंगे। अभी हम जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं।
पानी यहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है तो आप ये मान के चलिए यहाँ पे आपको राइस की खेती बहुत आसानी से मिलेगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस location topography. The eastern Himalayan region includes Arunachal Pradesh and the hills of Assam, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and the Darjeeling district of the West Bengal. ये एक आपको याद रखना है कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी इसके अंदर आता है. द टोपोग्राफी इज रग. द मीनिंग ऑफ रग फॉर दिस विल बी द रफ, अनइवन एंड द हिली रीजन. बहुत ही रफ है यहाँ पे. क्लाइमेटिक कंडीशन इट वेरीज बिटवीन 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius in July and 10 to 20 degrees Celsius in January. The average rainfall is between 200 to 400 centimeter. The red-brown soil is not highly productive. Now you can see the red-brown soil जो आपके पहाड़ टूटने की वजह से फॉर्म होती है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं मानी जाती. झूमिंग द कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रिवेल्स इन द हिली रीजन. क्योंकि आपने एक बार कहीं पे उगाया उसके बाद बारिश हुई तो वो जो टॉप सॉइल है वो वॉश ऑफ हो गई, वो गई नीचे. एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद आपका, जैसे कि आप मान के चलिए ये आपके पास सॉइल है, ये सॉइल बह गई, अब इसके नीचे का रॉकी कंटेंट आपके पास में तो रॉक पे आप नहीं कर सकते कल्टीवेशन. सो दैट्स व्हाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज सीन ओवर हियर. एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन. द मेन क्रॉप आर राइस, मेज, पोटैटो, टी एंड द ऑर्किड्स ऑफ पाइनएप्पल, लीची, ऑरेंज एंड लाइम. सो जैसे कि पानी यहाँ ज़्यादा है तो आपको लीची आपको देखने के लिए मिलती है. लीची नीड्स वाटर, राइस नीड्स वाटर, मेज क्योंकि वहाँ पे आपके स्टीप स्लोप्स हैं, पोटैटो कैन बी ग्रोन, टी चाय के बागान सबसे ज़्यादा आसाम में होते हैं आप जानते हैं. सो इट्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर देम. सेम फॉर द पाइनएप्पल, ऑरेंजेस एंड लाइम because they have high moisture content and they are basically better for agriculture in that region. So now we are going to see the next zone, that is the lower Himalayan region, sorry lower Gangetic Plain region. So now हमने वेस्ट बंगाल का एक पार्ट दार्जिलिंग उसमें कवर करा था. नाउ रेस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल आपका इस रीजन के अंदर आता है. सो टेकिंग अ ओवरव्यू फॉर दिस, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार एंड द असम ब्रह्मपुत्र वैली, ये रीजन इसके अंदर कवर होता है. जैसे कि आप जानते हैं ये क्योंकि ईस्ट ये हिल रीजन नहीं है, ये है एक प्लेन रीजन. तो यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है, फर्टाइल प्लेन्स मिलेंगे, वाटर ग्राउंड लेवल बहुत अच्छा होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आके मिलती है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ मोस्ट वेरी फर्टाइल रीजन. बारिश यहाँ पे ज़्यादा ही होगी, वाटर लेवल बहुत अच्छा है. समर्स इनके यहाँ पे हॉट होते हैं, विंटर्स माइल्ड होंगे और बहुत रेनी सीजन होगा. फार्मिंग के लिए राइस कल्टीवेशन यहाँ सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि पानी है. नाउ वी आर गोइंग टू सी location and topography. West Bengal, except the hilly area, that means the Darjeeling area is now gone. It is in the another zone. Eastern Bihar and the Brahmaputra Valley lies in this region. The region has adequate storage of water, of groundwater, with a very high level of water table with it. Okay. Climatic condition. Average annual rainfall lies between 100 to 200 centimeter. The temperature in July varies from 26 degrees Celsius to 41 degrees Celsius, while in January it's from 9 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. Agriculture information, what we are going to see is rice is the main crop which at time yields at least 3 successive crops. मतलब कि एक साल में आप 3 बार इसे उगा सकते हैं over the air. जूट आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, मेज आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, पोटैटो इज ग्रोन ओवर हियर, पल्सेस एंड अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स. सो अब हम लोअर गैंगेटिक प्लेन के बारे में जान चुके हैं, रीजन के बारे में. अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, लोअर से हम ऊपर चले तो हम आएंगे मिडिल गैंगेटिक रीजन में. सो मिडिल गैंगेटिक रीजन, इसका जल्दी से आपको एक ओवरव्यू देता हूँ. ये थोड़ा सा एक लेंदी पार्ट है जिसको हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे. ये लार्ज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार को कवर करता है. ठीक है. बहुत ही फर्टाइल होगा, प्लेन भी होगा क्योंकि यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है और ये रिवर गंगा के फॉर्म्स ट्रिब्यूटरी से बनता है.
फार्मिंग, यहाँ पे हॉट समर्स हैं, माइल्ड विंटर है और रेनफॉल अच्छा होता है इस इलाके में। अगर आप देखें तो यहाँ पे राइस उगेगा, मिलेट भी उगेगा मानसून सीजन में, व्हीट भी उगेगा यहाँ पे, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब आपके समर सीजन, ये आपके विंटर सीजन में। तो इसी को हम देखते हैं। लोकेशन ऑफ location and topography, the middle Gangetic region includes large part of Uttar Pradesh and the Bihar. It is a fertile alluvial plain drained by the river Ganga and its tributary. किससे बन रहा है ये? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी से बन रहा है। The average temperature varies in July varies from 26 to 41, while in January it's from 9 degree to 24 degrees Celsius. The average rainfall is between 100 to 200 centimeter. It's like same as the lower Gangetic plains. Agriculture information: rice, maize, millets in the Kharif, that is summer season, wheat, rice, gram, barley, peas, mustard, potato in the Rabi season, in the winter season. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम मिडिल पे आ चुके, तो मिडिल के बाद हम ऊपर जाएंगे तो आएगा ऊपर अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन। अब इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाए। कहाँ पे आपको मिलेगा? सेंट्रल या वेस्टर्न आपका उत्तर प्रदेश का वर्क करता है। फ्लैट लैंड है, फर्टाइल होता है, सैंड लोम होता है, सैंडी लोम यहाँ की सॉइल होती है। जो वेदर है हॉट होता है, हॉट समर्स होते हैं, कूल विंटर्स होते हैं एंड मीडियम रेनफॉल आप यहाँ पे देखते हैं। ये बहुत ही इंटेंसिवली फार्मिंग एरिया है। यहाँ पे कैनाल्स यूज होती है, यहाँ पे ट्यूबवेल्स यूज होते हैं, यहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन आपके पास बहुत ज़्यादा है। इवन दो रिवर आपके पास अगर नहीं है तब व्हीट, राइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, शुगर केन यहाँ पे ग्रो होता है बहुत ज़्यादा, एंड यहाँ पे कॉटन भी मिलता है, मेज भी मिलता है एंड पर्ल्स भी आपको मिलेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी in the upper Gangetic Plain region comes the central western part of the Uttar Pradesh and Haridwar and Udhamnagar of the district Uttarakhand. पहले ये भी उत्तर प्रदेश का पार्ट था, बट नाउ it's like divided. उत्तर प्रदेश and Uttarakhand. The climatic conditions सब humid continental यहाँ का टेम्परेचर रहता है. It varies like between 7 to 23 in January, while in July it's like 26 degree to 41 degree Celsius. The average rainfall is between 75 to 150 centimeter. Adequate amount of water rainfall है यहाँ पे. Now agriculture information: the soil is sandy loam. Canals, tubes, wells are the main source of irrigation. This is an intensive agriculture region wherein wheat, rice, sugarcane, millets, maize, gram, barley, oilseed pulse and cotton are the main crop over here. जैसे कि मैंने आपको बताया था। नाउ अगर अपर गैंगेटिक रीजन से ऊपर चलते हैं तो हमको मिलता है ट्रांस गैंगेटिक रीजन, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन रीजन। ओके, नाउ इसको थोड़ा आपको थोड़ा समझना ही पड़ेगा, इसको थोड़ा आपको जानना भी पड़ेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये वो एरिया है जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ को कवर करता है नॉर्मली। बहुत ही प्रोडक्टिव लैंड है, फ्लैट लैंड है, जबकि ये ड्राई है। ये एरिया ड्राई है, सेमी एरिड हम इसे कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन कैनाल्स और वाटर ट्यूबवेल, इन सब की वजह से यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से आता है, वाटर लेवल यहाँ का अच्छा है। ये वो जगह है जहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, आप ये मान के चलिए। लेकिन उसके साथ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। लोकेशन एंड टोपोग्राफी: दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड सतलुज एंड हिमालयन प्लेन। सतलुज रिवर जो यहाँ से पंजाब से निकलती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है, यमुना रिवर जो आपके पास गुड़गांव और दिल्ली साइड से क्रॉस करती हुई आती है। यमुना इतनी काली क्यों होती है, ये रीजन आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कहाँ से रिवर फ्लो होती हुई आती है, किधर वो अपना प्लेन बनाती है। थोड़ा सा हम इस चीज़ को इससे भी समझते हैं कि रिवर का फ्लो कहाँ है एंड वेयर इट इज क्रिएटिंग द region, like the agroclimatic region. Okay? This region is also called as Satluj Jamna Plain, extends over Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, and the Ganganagar of the district Rajasthan. Okay? The climatic condition, जैसे मैंने आपको बताया था, its semi-arid characteristics prevail over the region. While in July the mean temperature is between 25 to 40, while in January
It's between 10 to 20 degree. The average rainfall lies between 65 to 125, जो आपके पिछले रीजन से कम है. The soil is alluvial and highly productive. बहुत productive soil है. Canals and tubewell and pumping set have been installed by the cultivator and the government. मेन पानी कहाँ से आता है? कैनाल से आता है, ट्यूबवेल से आता है एंड पंपिंग सेट से आता है, जो हम ग्राउंड लेवल से लेते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कैनल्स या रिवर्स का एक्सटेंशन जो कहते हैं. Now the agriculture information, the intensity of agriculture is the highest in this country. Important crops include wheat, sugarcane, cotton, rice, gram, maize, millet, pulse and oil seeds. So यहाँ पे आपको क्रॉप में वीट देखने को मिलेगा, शुगर केन मिलेगा, कॉटन मिलेगा, राइस, ग्राम, मेज, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं. नाउ द रीजन हैज द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन है क्योंकि सबसे बेटर यहाँ पे सॉइल मिलती है. एंड द कंट्री in the country and has adopted modern method of farming with a greater degree of mechanization. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यूज हो रहा है जिससे ग्रेटर डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन है. मशीनरीज का यूज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही इंटेंसिव फार्मिंग चल रही है, आप इसको समझ सकते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव फार्मिंग आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे रीजन क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है. ओवर इरिगेशन से क्या होता है? menace of water logging, salinity, alkalinity, soil erosion and the foiling of water table. सो आप देख सकते हैं पानी यहाँ पे रुकना शुरू हो चुका है. पानी रुकना क्यों? क्योंकि आपने ओवर जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा होगा, या आपने मैं कहते हैं अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा होगा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करा होगा, उसकी वजह से सॉइल रिटेंशन क्वालिटी चली जाती है ओवर द टाइम. सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, ये भी इफेक्ट्स है आपके ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का. सॉइल इरोजन, क्योंकि सॉइल में अब वो कंटेंट है ही नहीं. लाइक सॉइल का, जैसे मैंने आपको सॉइल कार्ड बताया था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बताया था कि आपकी सॉइल क्या चीज़ उगा सकती है क्या नहीं. तो यहाँ पे सॉइल इरोजन का रीज़न ये है कि भैया आपके पास जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो आप ओवर यूटिलाइज कर चुके हैं, आपने ख़त्म कर दिए. नाउ द सॉइल इज कन्वर्टिंग इनटू बैरन. सॉइल को बैरन से कैसे करा जाता है उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है दैट यू विल बी सीइंग इन the other lectures which we are going to study in future. And the falling of water table, क्योंकि आपने पंप डाल डाल के इतना पानी निकाल लिया कि वाटर लेवल ही ड्रॉप हो गया. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द ईस्टर्न प्लेटू एंड द हिल्स. अब हम और आगे चलते हैं. आगे नहीं, अब हम नीचे की तरफ आते हैं. हमने गैंगेटिक प्लेन्स पूरे कवर कर लिए. नाउ वी आर कमिंग डाउनवर्ड्स. सो ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स, अगर मैं इनको इन शॉर्ट बताऊं, ये छोटा नागपुर प्लेटू जो होता है, जो कवर करता है आपका झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये उस इलाके को कहते हैं. प्लेटू कैसा होता है ये तो आप जानते होंगे, वरना मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ. एक ऐसे हिल है, सीधा ऊपर जा रही है, यहाँ पे जाके ये फ्लैट हो गई एंड फिर यहाँ से फिर ये नीचे आई. सो ये शेप जो है इसे हम प्लेटू कहते हैं. हिल्स है, ऊपर एक फ्लैट सरफेस है, फिर हिल्स है. ठीक है. तो यहाँ की जो सॉइल होती है वो आपको मिलेगी रेड या येलो सॉइल. समर्स यहाँ पे हॉट होते हैं, विंटर्स बिल्कुल माइल्ड आपको मिलेंगे देखने के लिए. रेनफॉल बहुत मीडियम है और यहाँ पे इनफ पानी नहीं होता. इनफ पानी क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक बादल है. रेन कैसे फॉर्मेशन होता है? एक बादल है, बादल आया, पहाड़ से टकराया एंड इसने पानी यहीं गिरा दिया, ऐसे हुई बारिश. लेकिन अब जब बादल यहाँ से गया, यहाँ टकराने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर तो बारिश हुई नहीं. बारिश जो भी हुई यहाँ नीचे. सो प्लेटू इज ऑलवेज, उसके पास पानी नहीं मिलेगा. प्लेटू के नीचे आसपास के इलाके में आपको पानी देखने के लिए मिलेगा. सेम प्लेटू या हम एक हिल को मान सकते हैं. चलिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो अभी बताने का नहीं है, वो आगे बताना ज़्यादा बेटर रहेगा. सुनाओ. जब पानी नहीं है तो ये जो फार्मिंग है पूरी रिलाय हो जाएगी भैया रेनफॉल के ऊपर, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से तो आप पंप नहीं लगाएंगे ना, नीचे ग्राउंड ग्राउंड लेवल तो और ज़्यादा नीचे चला गया. सो नाउ लेट्स सी about this. Location and topography. This region includes Chota Nagpur Plateau extending over
Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, and the Dandakari region. I'm sorry for the pronunciation for this thing. And climatic condition, if we are going to see, the region enjoys 26 degrees Celsius to 34 degrees Celsius temperature in July and 10 degree to 27 degree in January, with the rainfall of 80 centimeter and 150 centimeter of the annual rainfall. ठीक है? The region is deficient in water resources due to the plateau structure and the non-perennial streams. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर है वो ही अलाउ नहीं करता कि भाई तुम्हारे पास पानी आए कहीं से, कोई रिवर अपस्ट्रीम नहीं जाती, सब रिवर डाउन स्ट्रीम जाती है. सो दैट्स वाई इट्स द प्लेटू जहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा. एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, द सॉइल इज रेड एंड येलो, जैसे कि आपको बताया गया था, विद द ओकेशनल पैचेस ऑफ लेटराइटिक एंड एलुवियल्स. लेटराइटेड रेड सॉइल जहाँ पे आपको आयरन कंटेंट ज़्यादा मिलता है इन द सॉइल. Rain feed agriculture is practiced, growing the crops such as rice, millet, maize, oilseed, ragi, gram, and the potatoes. राइस राइस आपके पास इसलिए उगता है क्योंकि आपने कहीं से पानी लाया, आपने एक पैडी फील्ड बना दिया, यहाँ पे उग गया. सो दैट इज समथिंग जो आप कर सकते हैं. सो नाउ जब हम ईस्टर्न से निकल चुके तो हम सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स की तरफ जाते हैं. इसके लिए भी आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाए तो ये बुंदेलखंड मालवा प्लेटू का इलाका है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में आता है. ये भी एक प्लेटू है तो यहाँ पे आपको रेड सॉइल मिलेगी, येलो सॉइल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल भी मिलती है. सेंट्रल प्लेटू में आपको ब्लैक सॉइल भी मिलेगी, ईस्टर्न में आपको ब्लैक सॉइल नहीं मिलेगी. जो वेदर है यहाँ का मोस्टली ड्राई है, बहुत ड्राई वेदर आपको मिलेगा. वाटर स्केयर एरिया है, नहीं मिलेगा आपको पानी इतना आसानी से. बहुत कम क्रॉप जैसे मिलेट्स हैं, आपके वीट है, ग्राम है, कॉटन है, ये यहाँ पे उगते हैं. तो इसी को हम देखते हैं. लोकेशन एंड टोपोग्राफी, दिस रीजन स्प्रेड्स ओवर बुंदेलखंड, बंगेलखंड, बंदार प्लेटू, मालवा प्लेटू एंड द विंध्याचल हिल्स. तो विंध्याचल हिल्स का ये एरिया है. क्लाइमेटिक कंडीशन, द सेमी एरिड कंडीशंस prevail over the region for the July and sorry for the with a temperature of 26 degree to 40 degree in July, and in January the temperature is between 7 to 24 degrees Celsius, and the average rainfall is between 50 centimeter to 100 centimeter. तो आप मान के चलिए पानी तो यहाँ पे ना के बराबर बरसता है. तो सॉइल यहाँ पे जो हो गई वो सॉइल यहाँ पे है. द सॉइल आर मिक्स्ड विद द रेड, येलो एंड ब्लैक. ओके. Now, the agriculture information, what grows here is that because of the scarcity of the water, the crop grows millet, wheat, rice, not rice, millet, wheat, gram, oilseed, cotton and sunflower. Okay. Now, अगर हम सेंट्रल से चलते हैं क्योंकि हमने ईस्टर्न कवर कर लिया, सेंट्रल पे आप आ गए तो अब हम जाएंगे वेस्टर्न की तरफ. So, now we are going to see western plateaus and the hills. Western Plateau and the hills is the 9th agroclimatic zone. टोटल 15 हैं, अभी हम 9th पे पहुंचे. ओके. सो इसका एक ओवरव्यू, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स क्या होते हैं. ये डेक्कन प्लेटू का इलाका है जो आपका महाराष्ट्र का हम मानते हैं कि महाराष्ट्र रीजन इसके अंदर कवर करता है. इसको हम देखते हैं ब्लैक सॉइल से. यहाँ पे ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी जिसको रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है. वेदर यहाँ पे हॉट रहेगा, माइल्ड के विंटर्स होते हैं, रेनफॉल बहुत ही कम है. अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जो यहाँ पे कुछ रीजन जहाँ पे रेन आती है वहाँ पे कॉटन, मिलेट्स और पल्सेस आपको देखने को मिलेंगे. एंड वेयर द एरिया, मतलब जहाँ पे अगर हम ये मान के चले कि यहाँ पे शुगर केन और राइस को भी उगाया जाता है. ठीक है. तो अब एक बार हम देखते हैं इसको. लोकेशन एंड टोपोग्राफी, कंप्राइजिंग साउथ पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू एंड द डेक्कन प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र. इन दिस रीजन द रेगुलर और ब्लैक सॉइल. तो यहाँ पे आपको सदर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र रीजन कवर होता है विद द ब्लैक सॉइल, जैसा आपको बताया गया था. July, the temperature is between 24 degrees Celsius to 41 degrees Celsius, while in January it's from 6 to 23 degrees Celsius, with the rainfall of 25 centimeter to 25 to 75 centimeter. मतलब कि बारिश यहाँ बहुत कम है.
Now we are going to see the agriculture information. Wheat, gram, millets, cotton, pulses, groundnut and oilseed are the main crop in the rain feed area. जहाँ पे बारिश होती है ये वहाँ उग रहा है. While in the irrigated areas, sugarcane, rice, wheat are cultivated. जहाँ पे पानी है वहाँ पे ये भी उगेगा. Orange, grapes and banana are being grown here. इसमें थोड़ा सा एक कुछ उम, जो रेन फीड एरियाज है वहाँ पे जो यहाँ पे इरिगेटेड एरियाज है वहाँ पे ये उगेगा. शुगरकेन, राइस एंड व्हीट. यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विक है जो आपको मैं कवर करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. आई मेक श्योर कि मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द सदर्न प्लेटू एंड द हिल्स. अब हम सदर्न प्लेटू की तरफ आते हैं. सदर्न में अपन नीचे आए तो नीचे कौन सी स्टेट्स आती हैं आपके पास? कर्नाटका आएगी, आंध्र प्रदेश आएगी और उत्तर प्रदेश आएगा. तो ये इंटीरियर पार्ट कवर करता है. इधर साइड के रीजन पे डेक्कन रीजन होता है, ये उस एरिया को कवर करता है. ठीक है. ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटू रीजन है. आप इसको ऐसे मान के चलिए इसका लैंड कैसा है. वेदर यहाँ पे हॉट समर्स रहेगा, विंटर्स बहुत माइल्ड होते हैं, रेनफॉल नहीं होता है. ये एक ड्राई जोन की तरह है. यहाँ पे भी कोई ज़्यादा बारिश नहीं होती है. मेन क्रॉप्स अगर बारिश नहीं है तो यहाँ पे मिलेट उगेगा, ऑयल सीड मिलेगा, पल्सेस उगेंगे यहाँ पे. लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, टी और कार्डेमम, इलायची और मसाले यहाँ पे उगाए जाते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में. Location and topography. This region falls in the interior Deccan, in interior Deccan and includes a part of southern Maharashtra, greater parts of Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu uplands from the Aliabad district in the north and Madurai district in the south. ये है इसका एक्सटेंशन. जो मैंने आपको बताया था वो था कि भाई ये इतना एरिया कवर करता है. सो इट हैज सम एक्सटेंशंस आल्सो. क्लाइमेटिक कंडीशन. The mean monthly temperature in July varies from 25 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. In January, the temperature is between 10 to 20 degrees Celsius. Rainfall is between 50 to 100 centimeter. Rainfall कोई ज़्यादा नहीं है. Agriculture information. It is a dry area or a dry zone for agriculture where millet, oilseed pulses are grown. Coffee, tea, cardamom and spices are grown along the slopy hills of Karnataka Plateau. प्लेटू है, मैंने आपको बताया था प्लेटू कैसा होता है. ये ऊपर फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे ऐसे हिल्स हैं. इन हिल्स पे बारिश होती है तो यहाँ पे कॉटन, यहाँ पे आप कॉफ़ी देख सकते हैं, टी देख सकते हैं, कार्डेमम देख सकते हैं, डिफरेंट स्पाइसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द, हमने सदर्न कवर कर लिया तो अब हम जाएंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स. तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये कवर करता है. कोरोमंडल और सेसर कोस्ट को ये कवर करेगा जहाँ तक है. लैंड क्योंकि कोस्टल है तो ईस्ट एकदम फ्लैट लैंड होगी, फर्टाइल होगी, एलुवियल सॉइल भी. कोस्टल रीजन है, पानी है यहाँ पे. वार्म और हॉट पूरे साल रहता है. मेन रेनफॉल यहाँ पे मीडियम लेवल की होती है, मतलब ज़्यादा रेनफॉल नहीं है. क्योंकि रेनफॉल इतनी है, सॉइल एलुवियल है, तो यहाँ पे आपको राइस देखने के लिए मिलेगा, जूट मिलेगा, टोबैको एंड शुगर केन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी location and topography. This region comprises of the Coromandel and the northern Sirkar coast of अरुणाचल प्रदेश एंड उड़ीसा. ठीक है. कहाँ कहाँ कवर करता है? क्लाइमेटिक कंडीशन. जुलाई द टेम्परेचर इज बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. मीनवाइल in January the temperature varies between 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. The annual rainfall is between 75 to 150 centimeter. एक बार जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें मैं आपके लिए एक टेबल बना के दे दूंगा सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि एक टेबल में लाइक हाउ द जोन्स आर बीइंग डिवाइडेड, कैसे उनका क्या चीज़ें वहाँ उगती हैं. सो थोड़ा आपके लिए भी ईजी हो जाएगा इसको समझना, क्योंकि इतना बड़ा पढ़ना एंड थोड़ा छोटे में देखना इज लाइक बेटर थिंग. एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन. द सॉइल आर एलुवियल, लो एंड द क्ले. क्यों है? क्योंकि भाई ये आपके पास सी कोस्ट के पास है, कोस्टल रीजन कवर करता है. एंड आर troubled by the problem of alkalinity. Alkalinity क्यों? क्योंकि सी वाटर दैट कंटेन्स सॉल्ट.
That's why the water is alkaline. The main crop include rice, jute, tobacco, sugarcane, maize, millet, groundnut and the oil seeds. Okay. सो ईस्टर्न में हमने ये देखा. अब हम ईस्टर्न के बाद जाएंगे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड घाट्स के पास. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड घाट, जो आपका 12th है, 12th एग्रो क्लाइमेटिक जोन. सो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये कवर करता है आपका केरला, कर्नाटका के जो मालाबार कोस्ट है उसे कवर करेगा, कोंकण कोस्ट को कवर करेगा एंड सह्याद्री का अलोंग होता है. सह्याद्री इज द हिली रीजन, जो हिल्स हैं आपके नीचे साइड में, उनके बारे में. एंड अगर हम देखें क्योंकि ये कोस्टल रीजन है तो ह्यूमिड होगा. और ह्यूमिड ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एक सह्याद्री है, जैसे कि एक ये कोस्ट है और कोस्ट के इधर एक सह्याद्री है, तो ये हिल जो कवर कर रही है इसकी वजह से ट्रैपिंग ऑफ द क्लाउड्स यहीं पर होता है, तो बारिशें ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे रेनफॉल आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा. थोड़ा सा आपको एक विजुअलाइज करना पड़ता है इन चीज़ों के बारे में कि हाउ एक एक रीजन जो बना है वो रीजन किस वजह से बना है, व्हाट आर द नेचुरल थिंग्स, व्हाट आर द क्लाइमेट, जो व्हाट आर द थिंग्स जो उसके क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं. ओके. क्योंकि यहाँ पे हिल्स है तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक बेटर सॉइल क्वालिटी होगी यहाँ पे. यहाँ पे राइस आप उगा सकते हैं. तो अब डिफरेंट चीज़ों को आपको सोचना पड़ता है कि हम इसको कैसे एक रिलेटेबल चीज़ों से समझना चाहिए. So now we are going to see the location and topography. This zone extend over Malabar and Konkan coastal plains and the Sahyadri. Sahyadri आपकी माउंटेन हिल्स हो गई. क्लाइमेटिक कंडीशन सह्याद्री को आप माउंटेन हिल्स ऐसे मान सकते हैं, उतनी बड़ी नहीं जितनी आपके हिमालयाज है, बट फिर भी ये हिली रीजन है. क्लाइमेटिक कंडीशन, द रीजन इज ह्यूमिड with the mean temperature in July that is varying from 25 degrees Celsius to 30, while in January the temperature is between 80 to 30 degrees Celsius. The mean annual rainfall is more than 200 centimeter. More than 200 centimeter यहाँ पे बारिश होती है. तो इसकी वजह से जो एग्रीकल इंफॉर्मेशन अब आप पढ़ने जा पा रहे हैं वो है, द सॉइल इज लैटराइटिक एंड कोस्टल एलुवियल. राइस, कोकोनट ऑयल सीड, शुगरकेन, मिलेट्स, पर्ल्स एंड कॉटन का द मेन क्रॉप्स ओवर हेयर. तो मेन क्रॉप्स कौन कौन से हुए, राइस, कोकोनट, सी ऑयल सीड्स, जिनको हम देखते हैं. कॉटन यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा है तो आप उसको याद रखिएगा. कॉटन भी वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन घाट्स में होती है. दिस रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर द प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स एंड स्पाइसेस that are raised along the hilly slopes of the western घाट. वेस्टर्न घाट की स्लोप्स जो हैं उनके कहते हैं जो हिली रीजन है सह्याद्री का, वहाँ के स्लोप्स के ऊपर इनको स्पाइसेस को उगाया जाता है. नाउ वेस्टर्न कोस्ट हमने जब कवर कर लिया तो अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ. नाउ वी आर गोइंग टू द गुजरात प्लेन्स एंड द हिल्स, दैट इज द 13 एग्रोक्लाइमेटिक जोन. इसके बारे में आपको इन शॉर्ट अगर बताना चाहूँ तो ये पूरे गुजरात को कवर करते हैं. हिल्स और प्लेन यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं. आपको वर्ल्ड कप याद होगा जब इंडिया हारी थी 2023 में, तो जहाँ पे हमने खेला था वो थी ब्लैक सॉइल. सो गुजरात हैज़ अ गुड ब्लैक सॉइल. सो इससे आपको थोड़ा याद रहेगा गुजरात एंड ब्लैक सॉइल. सो यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलती है, रेड सॉइल है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल भी है. एरिया आपका एरिड और सेमी एरिड के बीच में आता है. दैट मीन्स मोस्टली ड्राई एंड हॉट. यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ऑयल सीड का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा इस रीजन में. मूंगफलियाँ, शींगदाना आप लोग खाते होंगे, सो दैट कम्स फ्रॉम द गुजरात, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस अच्छी हैं इनको उगाने के लिए. अदर क्रॉप्स यहाँ पे आपको राइस भी देखने के लिए मिलता है, मिलेट्स भी मिलता है, टोबैको भी यहाँ पे बनता है. ओके. So now we are going to see location and topography. This region includes the hills and plains of Kathiawar and the fertile valley of Mahi and Sabarmati river. Now these are some different conditions कि आप देखते हैं कि कहीं पे एक जो पूरा प्लेट हिल है या प्लेटू है, वहाँ पे कहीं पे एकदम सूखा भी है, कहीं पे पानी भी है. तो दीज आर द रिवर्स जो आपके उसको करती हैं, माही एंड द साबरमती रिवर, जो वहाँ पे एरिड और सेमी एरिड रीजन बनाती हैं. एरिड बहुत सूखा, सेमी एरिड जहाँ पे ये रिवर का पानी पहुँच पाता है. क्लाइमेटिक कंडीशन इन जुलाई द टेम्परेचर इज
reads at 30 degrees Celsius, while in January it's like 25 degrees Celsius. The annual rainfall varies between 50 to 100 centimeter. साबरमती एंड माही जो रिवर आपकी है वो रिवर पे वो आपकी रेनफॉल पे डिपेंड होती है. दे आर नॉट बेस्ड ऑन what we call as glacier melting of the river. Agriculture information: the soil is regular in the plateau region, alluvial in the coastal plain. जो गुजरात की फॉर्मेशन है वो अगर यहाँ पे देखिए इंडिया के मैप के आसपास, तो यहाँ पे कोस्टल रीजन भी कवर करती है. आई एम सॉरी, मैं इंडिया का मैप असली में नहीं बना सकता इतनी आसानी से. सो कोस्टल रीजन भी इसके अंदर आता है, यहाँ पे प्लेटू रीजन भी यहाँ पे आता है, यहाँ पे हिली रीजन भी आता है. सो दिस सी soil is regular in the plateau region, alluvial in the coastal plain, red and yellow soil in the Jamnagar area. Groundnut, cotton, rice, millet and oilseed and wheat and tobacco are the main crop over here. It is most important oilseed producing region. यहाँ पे आपके oilseed सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं. Now अब हम गुजरात से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ड्राई स्टेट से निकल के थोड़ा और ड्राई स्टेट में. so that is आपका राजस्थान रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन. ओके, तो आप समझ ही गए होंगे डेजर्ट ऑफ आपके राजस्थान यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे एक वेस्ट में आपका अरावली हिल्स है. अरावली हिल्स का काम क्या होता है कि भाई जो दिल्ली साइड से जो बारिश और बादल सब कुछ मानसून आता है वो यहीं रोक देती है. इट डजंट लेट इट गो टुवर्ड्स द राजस्थान रीजन, और इट कैनॉट क्रॉस ओवर द हिल्स ऑफ अरावली, जिसकी वजह से वो एरिया बिल्कुल ड्राई है. ठीक है, सैंडी डेजर्ट है. डेजर्ट का कंडीशन कैसा होता है भैया, रेन 25 सेंटीमीटर से नीचे होगी, समर्स वेरी हॉट है, विंटर्स कूल है. आप लोग जयपुर या राजस्थान की साइड पे गए होंगे तो आपने इन चीज़ों को नोटिस करा होगा. बहुत ही टफ क्रॉप जो होती है, जो बिल्कुल पानी नहीं के बिना पानी के उग सकती है, वही यहाँ पे उगी. ठीक है, तो अब हम इसको जल्दी से देखते हैं. दिस रीजन्स लोकेशन एंड टोपोग्राफी. दिस रीजन स्प्रेड्स ओवर राजस्थान इन द वेस्ट ऑफ अरावलीज. अरावलीज कहाँ थी मैंने आपको बताया था. यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन: the region has very erratic rainfall with the annual average of less than 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से भी लेस एवरेज आपको यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है. Desert climate further causes high evaporation and contrasting temperature. 28 to 45 degree in June, while 5 to 22 degree in January. Summers में it's very hot, winters में टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है, रात भी यहाँ पे ठंडी होती है, जिससे आप लोग जानते होंगे. एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन: bajra, jowar, and oat are the crop that are being grown in Kharif season, while wheat and gram in the Rabi season. ठीक है, so livestock contribute greatly in the desert ecology. livestock जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं, कैमल्स यहाँ पे होते हैं, आपको यहाँ पे शीप्स देखने के लिए मिलती हैं, आपको यहाँ पे गोट देखने के लिए मिलता है. ये बहुत बड़ा एक डेजर्ट की इकोलॉजी को करते हैं. आपको यहाँ पे कैक्टसेस देखने के लिए मिलते हैं. So this is how this zone is all about. And now we are going towards the Iceland region. पूरा हमने इंडिया कवर कर दिया. नाउ अब बारी है आइसलैंड रीजन की, क्योंकि जो इंडिया के नीचे वी शेप बनता है वहाँ पे उसके आसपास आपको आइसलैंड देखने के लिए मिलते हैं ऑन द बोथ साइड. तो यहाँ पे आप देखेंगे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये आपके दो मेन आइसलैंड है. यहाँ पे कैसा होगा, क्योंकि आइसलैंड रीजन है तो सैंडी कोस्ट होंगे, लोमी वैली होगी, फॉरेस्ट यहाँ भर के होते हैं. वेदर यहाँ का हॉट होगा, वेट होगा, पूरे साल बारिश होगी, क्योंकि आइसलैंड रीजन में पूरे टाइम बारिश होती है, आप ये मान के चलिए. एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं होता. यहाँ पे कोकोनट्स आप देखते हैं, जैसे आप कार्टून्स में भी देखते हैं कि भाई एक आदमी वॉश ऑफ होके गया, यहाँ पे एक कोकोनट का पेड़ लगाए. सो दैट इज हाउ यू सी द आइसलैंड रीजन. यहाँ पे आप राइस, मेज, स्पाइसेस, टर्मरिक वगैरह आप इनको भी उगा सकते हैं. So now we are going to see location and topography. The Iceland region includes Andaman Nicobar and Lakshadweep, which have typically equatorial climate. Equatorial climate कि भाई पूरे टाइम बारिश है, सर्दी गर्मी मेन सीजन एक ही चलता रहता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता.
climatic condition, airborne rainfall is less than 300 centimeter. Mean temperature of July and January of the Port Blair is being 30 to 25 डिग्री सेल्सियस. इक्वेटोरियल क्लाइमेट आप इसी को कहते हैं कि टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आता ऑल ओवर द ईयर. नाउ द एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन. द सॉइल वेरीज फ्रॉम सैंडी along to the coast and clay towards the valley region and the lower slopes. तो जैसे कि ये एक आइलैंड को हम मानते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ भी होगा, तो उसकी वजह से आप जो सैंडी सॉइल है वो आप देखेंगे टुवर्ड्स द कोस्ट, वाइल क्ले एंड लोमी जो यहाँ पे वैली का फॉर्मेशन है वो आपको मिडिल ऑफ द एरिया में आपको मिल जाता है. मेन क्रॉप आर राइस, मेज, मिलेट, पल्सेस, एरेका नट, टर्मरिक, कसावा. ओके, एरेका नट एंड कसावा आई हैव टू सी ये कौन सी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं. आई एम सॉरी फॉर दैट. नियरली हाफ ऑफ द क्रॉप हाफ ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इज अंडर कोकोनट. जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वॉश ऑफ वगैरह रहेंगे तो आपको कोकोनट मिलेगा, so दैट इज द राइट थिंग जो मैंने आपको बताया था. द एरिया इज कवर्ड विद अ थिक फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इज इन द बैकवर्ड स्टेज. यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इतना नहीं मिलता है. यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं दे आर गुड इन हंटिंग and they rely on hunting and eating the non-veg products. Okay, सो आपके लिए एक टेबल यहाँ पे बना दी जाएगी जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, एंड वो टेबल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पक्का प्रोवाइड करूँगा. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, आई एम सॉरी मैंने ऐड कर दिया था, आई जस्ट फॉरगॉट. आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई जस्ट फॉरगॉट कि मैं आपके लिए ऐड कर चुका था इस चीज़ को वाइल अपडेटिंग द नोट्स. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रीजन where the location is, type of soil, weather, climate and key farming examples की क्या क्या चीज़ें उगती हैं. सो फर्स्ट 8 आप यहाँ देख सकते हैं. आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी मार्क ऑन दिस, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा. आप यहाँ से एक ले सकते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट इज दिस. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. Now, the agroclimatic region plays a crucial role in determining the types of crop that can be grown in a specific area. जैसे कि अभी हम पूरा देखते हुए आ रहे हैं कि भाई एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप क्या चीज़ कहाँ उगा सकते हैं, आप कैसी चीज़ को कहाँ उगाना चाहते हैं, कैसी सॉइल आपको चाहिए, वो आपको वहाँ से मिल जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट जो हम आपको देखेंगे. ईच एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैज़ डिफरेंट यूनिक कंडीशंस, डिफरेंट टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, the influence type of crop that can be grown successful. It is important to recognize the value of these agroclimatic region and the role playing in supporting substantial agriculture and promoting food security in India. जो चीज़ जहाँ उगती है उसे वहाँ उगाएंगे तो ज़्यादा आपको बेटर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिलेगा और आपकी ग्रोथ की ग्रोथ भी अच्छी होगी. नाउ वी कैन सी ये थोड़ा सा एक आपका वो है. द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर एडवाइज टू डिवाइड ईच स्टेट इनटू सब जोन्स. जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रोजेक्ट्स को आपने लॉन्च कर रखा है. सो टोटल हमने स्टेट्स का डिवीजन करके 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं उनको क्लासिफाई कर दिया है. किस स्टेट के अंदर कितने जोन्स आते हैं. नाउ द नेक्स्ट टेबल विल बी अबाउट दैट. ये आयकार फॉर्म करती है आपके लिए. हम देखते हैं स्टेट्स एंड इसके जोन. एक टेबल है. आंध्र प्रदेश के अंदर 7 जोन आते हैं. असम contains 6 zones. Bihar contains 6 zones. Gujarat has 8 zones. Haryana has 2. Himachal Pradesh has 4. Jammu and Kashmir has 4. Karnataka has 10. Kerala 8. Madhya Pradesh 12. Rajasthan 9. Maharashtra 9. Northeastern Hill Region 6. Orissa 9. Punjab 5. Tamil Nadu 10. Uttar Pradesh 10. West Bengal 6. So this is how the states are being divided. तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है. दैट इज लाइक 10 12. या सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंट बोर्ड्स ऑफ इंडिया. सो इसको जल्दी जल्दी हम देखते हैं. सबसे पहला आपका आता है आयकार.
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। अब नॉर्मली ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये भाई एक रूल बनाती है कि भाई हमने रूल बनाया है, हम सब कुछ चीज़ें पूरा गवर्न करते हैं। आयकर के आप मान के चलिए अराउंड अराउंड 100 इंस्टीट्यूट्स होंगे और 70 आपके वो होंगे, व्हाट यू कॉल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ठीक है। आयकर किस चीज़ के लिए है? आयकर ने ग्रीन रेवोल्यूशन को आपका बनाया। आयकर ने आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स बनाए। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में। ओके। सो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, आयकर इज an apex body for coordinating, guiding and managing researches and the education in agriculture of country. It oversees various agriculture researches institute and providing funding to support agriculture researches and the development. मैं आपके लिए इस पे लिख देता हूँ, लाइक ओवर 100 इंस्टीट्यूट्स को ये देखती है, इंस्टीट्यूट्स, एंड ओवर 70 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में आती हैं। आयकर ही वो है जिसने हाई यील्ड आपका राइस और आपकी व्हीट को आपको इंट्रोड्यूस करा था। ग्रीन रेवोल्यूशंस के पीछे आपका आयकर है। ग्रीन रेवोल्यूशन कम्स फ्रॉम आयकर, आपको ये याद रखना होगा। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये आपका दो डिपार्टमेंट डिवाइड होता है। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, और दूसरा इसका पार्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। तो ये एग्रीकल्चर्स को भी देखता है और आपका लाइव स्टॉक के चीज़ों को भी देखता है। डिफरेंट स्कीम जो आप देखते हैं, पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपके एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से आती है। इसका एक आपको एग्जाम्पल भी पता होगा कि हमारे पीएम किसान जो योजना थी उससे 11 करोड़ जो फार्मर्स थे उनको 6 लाख का एनुअल इनकम सपोर्ट मिलता है। So these are being created by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Now we are going to see the Ministry of Agriculture and the Farmer Welfare is responsible for formulating and implementing policies and programs for the development of agriculture in India. It includes various departments such as Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare. ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी नाबार्ड, जिसका आपका एग्जाम भी है। ये क्या करते हैं? सो इट प्रमोट्स suitable and equitable agriculture for the rural prospects through credit and infrastructure. नाबार्ड का काम है कि भाई हम क्रेडिट ऑफर करते हैं, तो भैया आप करो, आप डेवलपमेंट करोगे, वी आर जस्ट मोटिवेटिंग यू। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन आपका 1982। आई एम सॉरी फॉर माय राइटिंग, आई मीन दिस पैड इज समथिंग लाइक न्यू फॉर मी, सो थोड़ा सा राइटिंग के लिए आप देख लीजिएगा। एंड ये जो कमेटी ये फॉर्म हुई थी बाय द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमेटी। बी शिवरामन, हाँ प्लीज मैं बोल देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। बी शिवरामन कमेटी। सो नाबार्ड क्या फंड करता है? नाबार्ड फंड्स आपका रूरल रोड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, डेयरी फार्मिंग, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, RIDF जिसे हम कहते हैं, RIDF, ये उसे सपोर्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ेगा? आपका मुंबई में। सो नाबार्ड वालों, आप मुंबई में जाएंगे। So that's why NABARD focuses on the providing financial and institutional support to the development of the agriculture fund sector. It offers credit facilities, promote rural development projects, and supports the agriculture infrastructure. Now we are going to see the next, that is APIDA. APIDA is Agriculture and Processed Food Products and Export Development Authority. अब ये क्या करेगा? ये एक्सपोर्ट, नाम के अंदर एक्सपोर्ट लगा है, तो अभी मान के चलिए एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट्स जो आपके हैं उनको ये आपको भेजेगा बाहर। इट विल बी एक्सपोर्टिंग द थिंग्स। एपीडा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें ये एक्सपोर्ट ऑफ आपके बासमती राइस हुआ, आपका क्या कहते हैं, मैंगो हुआ, आपका अनार हुआ,
दीज आर बीइंग एक्सपोर्टेड आउट बाय द हेल्प ऑफ द एपीडा, जो बाहर जाते हैं जिसकी वजह से हमें गुड अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। अगर इस साल का अगर मैं मानूं कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट था, इस साल नहीं, 2022-23 में 53 बिलियन का था। 53 बिलियन का जो एक्सपोर्ट था हमारा 2022 एंड 23 में था। इतना पैसा हमने जनरेट करा विद द बोर्ड ऑफ विद द आपका एपीडा, एंड जिसकी वजह से हम टॉप 10 एग्रो एक्सपोर्ट्स के अंदर आते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। सो इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। So now we are going to see APITA is responsible for promoting and exporting the agriculture and processed food products in India. It works towards the enhancement of the competitiveness of Indian agriculture products in the global market. इन शॉर्ट ये काम करता है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा इन डेप्थ भी है, बट हमने लिखा है इन शॉर्ट है, सो दैट आपको पता हो इसका मेन फंक्शन क्या है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का काम क्या होता है? ये नॉर्मली आपका हॉर्टिकल्चर देखता है, फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्लावर्स हॉर्टिकल्चर के अंडर में आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कोल्ड स्टोरेज की चेन होती है, पोस्ट हार्वेस्ट हम कैसे लॉस को प्रोडक्ट करें। जैसे कि हमने अनियन उगाया, अब उस अनियन जो हमने उगाया जिस सीजन में, उसको हमें सेव करना है। तो उसको सेव करने के लिए कौन आएगा कि भैया हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमें एक प्रॉपर एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए कि हम अपने क्रॉप को जो हमने उगाया है उसे हम प्रोटेक्ट करके रखें। तो यहाँ पे आते हैं। अब अगर एक फैक्ट आपको फैक्ट बताऊंगा, तो फैक्ट ये है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का इन द वर्ल्ड। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आपका इसका जो आपका इसका व्हाट कॉलेज हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, हरियाणा। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी NHB promotes the development of horticulture in India. It provides financial assistance, market information, and supports various horticulture initiatives to boost production and the exports. ठीक है। Now we are going to see. So now we are going to see the Coconut Development Board of India. So कोकोनट बोर्ड से आप समझ सकते हैं ये डेवलपमेंट करता है कोकोनट का। एक बहुत ही पहले एक इनिशिएटिव चला था, आपको शायद याद होगा, फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री, FOCT, जहाँ पे यूथ को सिखाया जाता था कि भाई कोकोनट के पेड़ पे कैसे चढ़ना है, तुम्हें वहां से कैसे कोकोनट तोड़ के नीचे लाना है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। सो दैट दैट वाज अ इनिशिएटिव जो स्टार्ट करा गया था। इंडिया रैंक 1 करती है कोकोनट प्रोडक्शन में, ये भी आपको जानना होगा। जो मेजर स्टेट्स इसके पीछे हैं वो केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। क्योंकि सदर्न स्टेट्स में ही ये है, तो इसका आप हेडक्वार्टर मान के चलिए। इसका हेडक्वार्टर है आपका कोची, केरला में। कोची, केरला। और प्लीज, आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, प्लीज प्लीज डोंट माइंड प्लीज। So Coconut Board of India (CBP) focuses on the development of the coconut industry in India. It provides supports for the research, production, processing and marketing of coconut and its product. इसको हम लिख देते हैं केरला। Sorry for this. Now we are going to the Coffee Board of India. कॉफ़ी पीने वाले बहुत लोग होंगे, तो इसका रोल क्या है आपको समझ में आ गया होगा नाम से कि भाई कॉफ़ी इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करेंगे एंड कॉफ़ी फार्मिंग जो कॉफ़ी ग्रो करते हैं उनको सपोर्ट करेंगे। सो द इंडियन कॉफ़ी हाउस चेन वाज एस्टैब्लिश बाय द, जो एक इंडियन कॉफ़ी हाउस चेन थी उसको एस्टैब्लिश करा था इस बोर्ड ने। द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनके सपोर्ट से हुआ था। नाउ जो अरेबिका कॉफ़ी जो आप पीते हैं वो सबसे बेस्ट कॉफ़ी जो मानी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज में आती है, वो बनती है हमारे यहाँ। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु और द स्टेट्स जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मेकिंग द ब्यूटीफुल कॉफ़ी जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? बैंगलोर में। एस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। The Coffee Board is responsible for the promotion and development of coffee industry in India. It supports coffee grower, regulates the coffee trade, and promotes Indian coffee in the international market.
इन सभी बोर्ड का काम नॉर्मली ये है कि भाई हम अंदर से अच्छा बनाएं एंड बाहर जाके बेचें. वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दैट थिंग. नाउ द एट्थ वन विल बी द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया इज लाइक विच डेवलप्स एंड रेगुलेट द रबर इंडस्ट्री. इंडिया की जो रैंक है अगर हम करेंटली देखें तो सिक्स रैंक पे हम आते हैं. सिक्स रैंक है हमारी. whenever I write I feel guilty about this. So हम सिक्स रैंक पे आते हैं करेंटली रबर प्रोडक्शन ग्लोबली में. रबर बोर्ड नॉर्मली डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के लिए होता है. मतलब मैं आपको रबर बोर्ड की टेक्निक बताऊं तो एक टेक्निक थी, इन्होंने रेन गार्डिंग टेक्निक करा था जिससे कि क्रॉप का लॉस ना हो. तो ये भी इसी बोर्ड ने फॉर्म करा था. द रबर बोर्ड, सो हम यहाँ पे देखते हैं रबर बोर्ड इज इंगेज in the development of the rubber industry in India. It supports research, provision extension services and regulate the production of marketing of natural rubber. सो अगर नेशनल रबर बोर्ड का मैं आपको बताऊं, इसका हेडक्वार्टर आपका कोट्टयम में है जो केरला स्टेट में है. कोट्टयम. हाँ, इसकी स्पेलिंग है KOTTAYAM. दैट इज इन केरला. Because if I'm going to write, I'm going to feel guilty about it. What I'm writing. Spice Board of India. So Spice Board of India, that's obviously the promotion of spice cultivation, processing and export. अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो एक बोर्ड है जैसे केरला से आप ब्लैक पेपर लेते हैं, कार्डेमम आप सिक्किम की लेते हैं. कार्डेमम मतलब कि इलायची. टर्मरिक जो आप लेते हैं वो तेलंगाना की लेते हैं. सो दीज आर थिंग जहाँ से हम बेस्ट चीज़ को चूज करके लाते हैं. स्पाइस बोर्ड का इंडिया आप मान के चलिए 180 कंट्रीज से ऊपर में अपनी स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता है. स्पाइस बोर्ड का जो आपका हेडक्वार्टर है ये केरला में है, कोची में. सो नाउ आपके पास कोची में दो आ गए हैं. कोची में आपका कोकोनट बोर्ड भी है और कोकोनट में आपका स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया भी है. ठीक है. So now we are going to see this board is responsible for the development and process of spices in India. It supports for the research, quality and improvement of the marketing of the spices. ठीक है. Now the Tobacco Board of India. काम वही है कि टोबैको बोर्ड है तो टोबैको को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को देखेगा. कहाँ पर होता है, मतलब कि ये है आंध्र प्रदेश गुंटूर में. गुंटूर में इसका हेडक्वार्टर है. इंडिया को अगर हम जानते हैं तो इंडिया है भैया सेकंड स्टेट, मतलब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ. आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. सेकंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको. पहला कौन है? चाइना. हमसे ज़्यादा चाइनीज वाले उगाते हैं लेकिन तब भी खाया हमारे यहाँ जाता है. सो इट हम इसको देखते हैं. टोबैको. The Tobacco Board regulates the production and marketing of tobacco in India. It supports tobacco growers, ensure the quality and standard, and promote sustainable practices for the tobacco industry. Okay. So now we are going towards the next topic. I'm sorry, थोड़ा सा माइक से दूर चला गया था. Now we are going to see the next topic, that is important international organization in agriculture and allied services. Now we are going out of India. हम बाहर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फॉरेन में. ओके. सो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, जिसकी ढेर सारी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी व्हेनेवर यू आर सर्चिंग अबाउट एनीथिंग एग्रीकल्चर. तो वो जो आपके पास स्टैंडर्डाइज एक रिपोर्ट आती है वो फाओ की होती है. तो फाओ कौन है? ये एक वो इनका रोल जो बेसिकली मैं आपको बताया, तो इनका रोल होता है फाइटिंग अगेंस्ट हंगर एंड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टुवर्ड्स ऑल कंट्री. सबके लिए काम करती है. फाओ का एक मोटिव भी है, लेट देयर बी ब्रेड. फिएट पैनिस इसे ऐसे हम कहते हैं. सो अगर आप देखेंगे, अगर हम मैं आपको फाओ का बताऊं, फाओ ने वन हेल्थ इनिशिएटिव एंड फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में इंडिया को हेल्प करी थी, लाइक इन द अर्लियर साइड. तो यहाँ पे हम देखते हैं, अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनियन नेशन, FAO works to eliminate hunger, improve nutrition, and promote sustainable agriculture globally. It provides expertise, research, and policy recommendation. ये रिसर्च करते हैं, बोलते हैं भैया इस तरीके से आप करो तो आप हमारे से अपने ग्रोंटी के लिए ग्रोथ या जो भी आप कहते हैं उगाना चाहते हो बेटर उगा पाओगे.
नाउ वी आर सीइंग इंटरनेशनल फंड्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आईफैड। इनका काम होता है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, ये स्मॉल स्केल फार्मर्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और मैं आपको बताना भूल गया, फाओ का हेडक्वार्टर भी रोम इटली में है। सो फाओ इज ऑल्सो इन रोम एंड इटली। ओके, सो international funds, IFAD is a specialized agency for the United Nations dedicated to eradicating rural poverty in the developing country and provide financial and technical assistance to support the small household farmers. Small household farmers की. So now we are going to see World Food Program, WFP. WFP का काम क्या होता है? WFP आपका इमरजेंसी फूड सपोर्ट लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। ये इमरजेंसी फूड किसी कंट्री को चाहिए होता है, तो ये उसमें हेल्प करती है आपके लिए। अब इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मैं आपको पहले हेडक्वार्टर बता देता हूँ। हेडक्वार्टर इज इन रोम इटली। ओके, WFP is a food assistance branch of the United Nations. It works to address hunger and promote food security for providing emergency food aid. Emergency food aid कहीं पे भी जरूरत पड़ गई, जैसे कहीं वॉर लाइक सिचुएशन है, कहीं पे सूखा है, वहाँ पे देती, सपोर्टिंग लॉन्गर टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नाउ वर्ल्ड बैंक एग्रीकल्चर ग्लोबल प्रैक्टिस। इसका रोल ये होता है कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए देता है वर्ल्ड। तो यहाँ से आपको मिलता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने आपको बूस्ट करा था इंडियाज डेयरी सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। जब इंडिया को मिल्क प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी थी, तब इस एजेंसी ने हमको हेल्प करा था। ठीक है, सो नाउ World Bank Agriculture Global Practice. The World Bank's Global Agriculture Practice focuses on supporting agriculture and rural development projects worldwide. It provides financial resources, technical expertise, and the policy advices. Sorry, International Food Policy Research Institute, IFPRI. So it is a research institute that provides research-based policy solution to reduce poverty and end the hunger. It conducts studies on various aspects of agriculture, food security and nutrition. थोड़ा सा इसमें बताने का तरीका अलग हो गया। सो नॉर्मली ग्लोबल, जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आपका आता है हर साल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आपका आता है, वो इस एजेंसी के थ्रू आता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका डीसी यूएसए में है। इसका काम ये होता है कि रिसर्च करती है कि भाई एग्रीकल्चर और फूड पॉलिसीज दूसरी जगह पे कैसी हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाएंगे ताकि आपके कंट्री में हंगर एंड पॉवर्टी को हम खत्म कर पाए। बेसिकली ये एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती है, जिससे सब काम करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल ट्रेड्स को डील करता है, इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर ट्रेड। WTO का काम एग्रीकल्चर ट्रेड को देखना भी है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसको हम देखते हैं। WTO plays an important role in shaping the international trade policies, including to those related to agriculture. It aims to create fair and open trading system for agriculture products. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपके डेली नीड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनको हम एग्रीकल्चर को कहते हैं कि भाई बहुत फेयर होने चाहिए। इट शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन समवन, क्योंकि खाना किसी के लिए बर्डन नहीं होना चाहिए, जो इनका मानना है। बाहर की एजेंसीज हैं कि राशन सबको मिलना चाहिए, खाना सबके पास होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI। इनका काम क्या है, नाम से पता चलता है कि भाई तुम राइस के डेवलपमेंट के लिए काम करते हो। आर आर आई ने, सॉरी, IRRI ने IR8 जो वैरायटी है वो डेवलप इन्होंने ही करी थी। ये आपका इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट IR8।
IR8 ये इनका अचीवमेंट है, ये आप मान के चलिए दिस इज अचीवमेंट जो इन्होंने सबसे बेस्ट क्वालिटी और वैरायटी इन्होंने करी थी जो हमारे एशियन कंट्रीज हुए, जैसे कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, इन सब में यही उगता है, तो ये इनकी बदौलत है। लॉस ब्लैंको फिलीपींस में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अ, क्या काम देखते हैं। IRRI is a research center dedicated to improving rice production and addressing issues related to rice cultivation globally. Globally पूरे सब चीज़ को देखता है. It develops and promote the new rice variety and sustainable farming practices. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ. इंडिया ने कोलैबोरेट करा था IRRI से फॉर डेवलपिंग क्लाइमेट रेसिस्टेंस राइस वैरायटी. एक ऐसी राइस हमने बनाई इनके साथ मिलके कि उस पे क्लाइमेट का कोई असर ना हो. In any climate condition can grow. I'm sorry. Consultative Group of International Agriculture Research CGIAR. इनका काम है ये ग्लोबल पार्टनरशिप बनाते हैं ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में. जैसे कि टोटल अगर हम माने तो आईकार के 15 CGIAR के 15 रिसर्च सेंटर हैं जो डिफरेंट क्रॉप आपका क्या कहते हैं आपका क्रॉप आपका लाइफ स्टॉक आपके इकोसिस्टम के ऊपर ये अभी भी काम करते रहते हैं. So it is a global partnership that focuses on agriculture research of the development. It comprises a network of research centers addressing various aspects of agriculture, including crop, livestock, and ecosystem. जैसे मैंने आपको बताया अभी. Now we are going to see global forums on agriculture research (GFAR). GFAR का काम ये होता है कि डिफरेंट रिसर्चर्स और फार्मर्स और पॉलिसी मेकर को कनेक्टेड रखते हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर को हम और ज़्यादा इनोवेशन उसके अंदर हम ला सकते हैं. इनका काम नॉर्मली होता है डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजीज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बताते हैं जिससे कि जो यूथ है जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना चाहता है सो दे आर सो दे आर कनेक्टेड ग्लोबली कि उनको पता चले कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही है इससे बेटरमेंट है. सो वहाँ एक प्लेटफॉर्म की तरह एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है. सो GFAR इज अ multi stockholder platform that works to strengthen and mobilize agriculture research, innovation for sustainable development. It facilitates collaboration among the different stakeholders. जैसे कि डिफरेंट लोग हैं वो वहाँ पे आके जुड़ते हैं अपनी टेक्निक्स को बताते हैं एंड उस चीज़ को एनहांसमेंट या बेटरमेंट की तरफ लेकर जाते हैं. Now 10th where that is going to see is Organization of Economic Cooperation and Development OECD Agriculture and Fisheries. तो यहाँ पे भी वही है कि भाई डिफरेंट एनालिसिस और पॉलिसीज बनाई जाती है अगेंस्ट फॉर द एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी. इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो वो फ्रांस पेरिस में है, ठीक है. OECD प्रोवाइड एनालिसिस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑन द एग्रीकल्चरल एंड फिशरीज इशू. यहाँ पे एग्रीकल्चर और फिशरीज एक पूरी इकोलॉजी के बारे में बात करी जाती है. It aims to promote policies that improves productivity, sustainability, and the global food security. Okay.